हेलो मेरे प्यारे नर्सेस। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो इसमें मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगी और ये जो नोट्स हैं ये आपको बीएससी के लिए हो, जीएनएम के लिए हो, एएनएम के लिए या नॉर्सेट के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसके लिए सफिशिएंट होंगे। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये सिंपली नहीं है कि हम सीक्वेंस वाइज इनको पढ़ लें। इनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में: एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें सबसे पहला आता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें हमारा पार्ट आता है वो है वल्वा। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें काउंट किए जाते हैं वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवरी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वेजाइना एक्सटर्नल में आता है, बट ये गलत है। वेजाइना की ओपनिंग जो है वो आती है, जो कि पार्ट होती है वल्वा का, बट जो वेजाइना होता है प्रॉपर वो आता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें ब्रेस्ट आती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि वल्वा से। वल्वा इज कंपोज्ड ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। इसमें हमें अब ये तो पता लग गया कौन कौन से पार्ट आते हैं। मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है, वेस्टिब्यूल आता है। बट इनमें जो ये पार्ट्स हैं ये होमोलगस होते हैं मेल के कुछ ऑर्गन्स के। ऑर्गन्स बोल लो या पार्ट्स के सेम, मतलब होमोलगस हम बोलते हैं सेम जो स्ट्रक्चर या पोजीशन जिनकी सेम होती है। ठीक है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन जो पार्ट्स होते हैं वो होमोलगस ऑर्गन्स होते हैं या होमोलगस होते हैं फीमेल और मेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 1 मार्क वाले एमसीक्यूज जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आते हैं और ये बाकी जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें भी आते हैं। तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो स्क्रोटम होता है मेल का वो सिमिलर होता है लेबिया मेजोरा से। जो पिनाइल यूरेथ्रा होता है वो सिमिलर होता है फीमेल के लेबिया माइनोरा से। स्क्रोटम, पिनाइल यूरेथ्रा, ये तो आपको पता ही होगा। स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, पिनाइल यूरेथ्रा जो पेनिस के ऊपर की लेयर होती है। फिर आता है पेनिस जो सिमिलर होता है क्लाइटोरिस के। प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिमिलर होती है स्किनी ग्लैंड के। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि सिमिलर होती है पार्थोलिन ग्लैंड के। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस जो होता है इज अ राउंडेड एरिया ऑफ फैटी टिश्यू लोकेटेड ओवर द प्यूबिक बोन। सबको ये पता होगा, जहाँ तक है नर्सिंग के स्टूडेंट्स को ये नॉलेज होती है कि एनाटॉमी ही है एक तरीके से ये, कि इज अ राउंडेड एरिया ऑफ फैटी टिश्यूज। यहाँ पे फैट डिपोजिशन हो रखा होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवर द प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर होता है। ऑल्सो नोन एज प्यूबिक माउंड। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी आ गया है जिसे बोलते हैं ऑल्सो नोन एज प्यूबिक माउंड। ठीक है। पर ये जो फैट है ये एज के साथ अलग अलग होता है, मतलब कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा होता है। तो एट प्री प्यूबर्टी एज, यानी कि प्यूबर्टी आने से जस्ट पहले या प्यूबर्टी से पहले यहाँ पे लेस फैट देखने के लिए मिलता है। एट रिप्रोडक्टिव एज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है उस एज पे ये मोर फैट होता है। और आफ्टर मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसके बाद यहाँ पे लेस फैट डिपोजिशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं लेबिया मेजोरा पे और लेबिया माइनोरा पे। जैसा कि पता है मॉन्स प्यूबिस के बाद जो नीचे आता है वो होते हैं 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन। ठीक है। लेबिया मेजोरा जो होते हैं वो होते हैं आउटर फोल्ड्स और लेबिया माइनोरा जो होते हैं वो होते हैं इनर फोल्ड्स। ठीक है। बट इनमें डिफरेंस होता है जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो ये डिफरेंस होता है बहुत सिंपल है कि जो लेबिया मेजोरा होता है उसमें फैट, हेयर, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड ये चारों चीज़ें जो हैं प्रेजेंट होती हैं लेबिया मेजोरा में। लेबिया मेजोरा आउटर फोल्ड है जहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में, हेयर ग्रोथ होती है और हेयर ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगे। पर वहीं पे लेबिया माइनोरा में इनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट सेबेशियस ग्लैंड। लेबिया माइनोरा में ओनली सेबेशियस ग्लैंड ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? ये एक हुड है या बॉडी भी बोल सकते हैं या हम इसे क्रूरा बोल सकते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा पार्ट है जो फीमेल में ऑर्गेजम प्रोड्यूस करता है या फिर एक तरीके से ऑर्गेजम लेके आता है। ठीक है। इट मेड ऑफ इरेक्टाइल मसल फाइबर। ये एक्साइटमेंट के लिए होता है तो इट मेड ऑफ इरेक्टाइल मसल फाइबर। यहाँ पे रिच सप्लाई की जाती है बाय पुडेंडल नर्व। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। वेस्टिब्यूल जो होता है
ये ट्राइंगल शेप में होता है, ठीक है। इसके अपर पार्ट को बोला जाता है फ्रेन्यूलम और जो लोअर पार्ट है फॉरचेट। फॉरचेट के पीछे हमारे क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो सबसे ऊपर होता है वो होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होती है स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होती है वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट साइड्स में प्रेजेंट होती है बार्थोलिन ग्लैंड। जो ये बार्थोलिन ग्लैंड होती है ना, ये तो अंदर प्रेजेंट होती है, बट ये यहाँ पे बार्थोलिन डक्ट के थ्रू, जो बार्थोलिन डक्ट होती है ना वो वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बार्थोलिन डक्ट से यहाँ सिक्रेशन होता है। फिर आता है हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पूरा जो था, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा वो था एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओनली हमारा कौन सा पार्ट आता है, वल्वा। वल्वा के अंदर ये सब आते हैं, क्या क्या आते हैं एक बार और रिपीट करें तो, वल्वा के अंदर आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। ये पांचों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है वेजाइना। वेजाइना बना किसका होता है, जर्म लेयर। जर्म लेयर यानी कि हम जब बन रहे होते हैं, कोई भी एक ह्यूमन या कोई भी लिविंग फॉर्म बन रही होती है तो उसकी लेयर्स होती हैं, यानी एक सेल की 3 लेयर होती है। मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से बनती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो जो वेजाइना होता है वो एंडोडर्म का बना होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है यूरोजेनाइटल साइनस होता है, ठीक है। वेजाइना इज अ होलो ट्यूबल स्ट्रक्चर। ये क्या है, वेजाइना होलो होता है, खाली होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। होलो ट्यूबल स्ट्रक्चर होता है, बट ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये थोड़ा एंगल पे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है। इसका वेजाइना का एंगल होता है 45 डिग्री का, ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोइटस, ठीक है। तो जो इंट्रोइटस होता है वेजाइना का, ये नैरो होता है एज कम्पेयर टू द जो इनर वेजाइनल ओपनिंग है वहां पे वो होती है वाइडेस्ट, वो होती है 5 सेंटीमीटर, और इंट्रोइटस होता है नैरोएस्ट जो कि होता है 2.5 सेंटीमीटर। जो आगे की वेजाइनल वॉल होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर की, और पीछे की जो वेजाइनल वॉल की लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर की। तो इनकी लेंथ से ही पता लग रहा है कि ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। वेजाइना की 4 वॉल्स होती हैं, ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी जो आउट होता है वो यहीं से होता है। सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो चलता है, जो ब्लीडिंग फेज होता है वो भी यहीं से पास आउट होता है। तो वेजाइना इज अ बर्थ कैनाल, ठीक है। 4 लेयर्स ऑफ वेजाइना होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसल लेयर, ठीक है। पीएच ऑफ वेजाइना। पीएच ऑफ वेजाइना में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे। पीएच ऑफ वेजाइना में आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो पीएच है वेजाइना का, ये चेंज होता रहता है एज के साथ साथ, बट ये चेंज क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम देखते हैं। तो पीएच ऑफ वेजाइना में विच, यहाँ पे विच मैंने इसलिए लिखा है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विच हार्मोन मेंटेन पीएच ऑफ वेजाइना, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यहाँ पे काम है और हार्मोन का भी काम है। कोई एक चीज ही ये चीज नहीं कर रही है, दो चीजें मिलके ये काम करा रही हैं, पीएच ऑफ वेजाइना को मेंटेन करा रही हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम यहाँ बात करेंगे, जो प्रेजेंट होता है वो होता है डॉर्डेलिन बेसिलाई, ठीक है। डॉर्डेलिन नाम के व्यक्ति ने इसे फाउंड किया था, इसीलिए इसका नाम डॉर्डेलिन बेसिलाई रखा गया, बट इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज लैक्टोबैसिलस एसिडिफोलस। नाम से पता लग रहा है एसिडोफिलस यानी कि एसिडिक, ठीक है। बट ये हार्मोन कौन सा काम करेगा, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन आपको भी पता है ऑल टाइम तो नहीं रहता है फीमेल की लाइफ टाइम में, है ना। इसका हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से, रिप्रोडक्टिव एज से, प्रेगनेंसी से बहुत लेना देना है, तो उसी अकॉर्डिंग पीएच जो है वो चेंज होता है। तो ईस्ट्रोजन क्या काम करता है, ईस्ट्रोजन क्या करता है, डिपॉजिट करता है ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करता रहता है एक्सफोलिएटेड सेल्स ऑफ वेजाइना, ठीक है, विच लेटर ऑन डॉर्डेलिन बेसिलाई कन्वर्ट्स, जिसको बाद में डॉर्डेलिन बेसिलाई जो ऑल टाइम प्रेजेंट रहती हैं, बट ईस्ट्रोजन ऑल टाइम प्रेजेंट नहीं रहता, ईस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है तब वो ग्लाइकोजन को डिपॉजिट करता है, बट बाद में डॉर्डेलिन बेसिलाई क्या करती हैं, वो कन्वर्ट कर देती हैं ग्लाइकोजन को इनटू लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड में ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा ना, तो जिसकी वजह से क्या मिलता है, विच मेक पीएच एसिडिक पीएच देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है कि कौन सी एज पे कैसा होता है। एज और पीएच एट द बर्थ और 2 वीक्स के टाइम पे क्या होता है, फीमेल हो या कोई भी हो, मदर की वजह से उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट ही रहता है, तो उस टाइम जो वेजाइना का पीएच रहता है वो एसिडिक होता है, यानी कि लेस देन 7 होता है।
टू वीक्स के बाद से लेके प्यूबर्टी तक, जब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, तब तक पीएच रहता है एल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पीएच है वेजाइना का वो एल्कलाइन हो जाता है, यानी कि मोर देन 7 चला जाता है। रिप्रोडक्टिव एज पे एसिडिक हो जाता है बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो 5 to 6 पीएच देखने के लिए मिलता है। और 5 to 6 इसलिए है क्योंकि ईस्ट्रोजन आता जाता रहता है, साइकिल जैसे चलती रहती है वैसे ही। प्रेगनेंसी टाइम में हाईली एसिडिक, क्योंकि फुल टाइम प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है विद प्रोजेस्टेरॉन, जो कि 4.5 to 5.5 का पीएच देता है। मीनोपॉज के टाइम फिर से जब एस्ट्रोजन चला जाता है तो एल्कलाइन हो जाता है पीएच, और मोर देन 7 चला जाता है। ठीक है, पीएच का ये भी है कि ये इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम इसका बढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो जर्म लेयर मेसोडर्म से बना होता है। हमारा वेजाइना किससे बना था, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जो यूट्रस है वो जर्म लेयर मेसोडर्म से बना होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है मुलेरियन डक्ट। 2 तरह की डक्ट आप लोगों ने सुनी होगी, वुल्फेरियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। ये हम इजीली तरीके से याद कर सकते हैं कि वुल्फ, यानी वुल्फ से हमें क्या याद आता है, भेड़िया याद आता है, तो लड़के भी भेड़िए जैसे ही होते हैं। तो वुल्फेरियन डक्ट जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होती है, और मुलेरियन डक्ट जो होती है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, जो डेवलपमेंट होता है यूट्रस का वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, जब मदर प्रेग्नेंट होती है और अगर वो फीमेल, मतलब जो बेबी आने वाली है वो फीमेल है, तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में यूट्रस जो है बेबी के अंदर वो कम्प्लीटली बन चुका होता है। ठीक है, ये है यूट्रस की पार्ट्स। ठीक है, यूट्रस का जो ये ऊपर पार्ट है ये है फंडस। ठीक है, इसके बाद नीचे बॉडी है, फिर नीचे इस्थमस है, फिर नीचे सर्विक्स है। फंडस की लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर, बॉडी की होती है 3.5 सेंटीमीटर, इस्थमस की होती है 0.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स की होती है 2.5 सेंटीमीटर। टोटल मिला के ये होती है लेंथ 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसकी मेजरमेंट होती है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7.5 भी ले सकते हैं, बट हमने ओवरऑल 8 सेंटीमीटर लिया है, इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ। ठीक है, इसकी शेप आपको देख के पता लग रही होगी, इसमें नहीं पता लग रही होगी, अभी नेक्स्ट फोटो में पता लगेगी। इसकी शेप होती है पायरीफॉर्म। ठीक है, पायरीफॉर्म शेप क्या होती है, ये देखिए ऐसी होती है। ये ऐसी क्यों है, क्योंकि ये आगे की तरफ झुका हुआ होता है, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होता है। यूट्रस भी, जब वेजाइना स्ट्रेट नहीं है तो यूट्रस कैसे स्ट्रेट होगा, हम इंसान भी तो स्ट्रेट नहीं होते, पीछे से यहाँ पे हमें रेक्टम भी लाना होता है, आगे से यूरेटर भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, तो इसी वजह से ऊपर से हमारा GIT सिस्टम भी होता है, पीछे किडनी भी होती है, तो इसी वजह से हमारा जो यूट्रस है वो एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड बाय नेश बनाया गया है। ठीक है, पोजीशन क्या है, एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन। और एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एंटीवर्टेड का मतलब होता है लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग। ठीक है, और एंटी फ्लेक्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि MCQ आ जाते हैं कि जो यूट्रस है वो एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन दोनों मिल जाते हैं ऑप्शन में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, तो हम एंटीवर्टेड कर देते हैं, बट नहीं, एबनॉर्मल फॉरवर्ड जो बेंडिंग है उसे एंटी फ्लेक्शन बोलते हैं, बट आगे की तरफ एंटीवर्टेड का मतलब होता है झुक नहीं रहा, वो ऊपर आगे की तरफ है। ठीक है, लीन हो रखा है बट झुका नहीं हुआ, पर आगे की तरफ झुक जाने को कहते हैं एंटी फ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट यूट्रस में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इनकी मेजरमेंट में काफ़ी चेंज आ जाता है। जो मेजरमेंट होती है नॉन प्रेग्नेंट की वो होती है, मैंने अभी बताई थी, 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। बट वहीं प्रेग्नेंट की क्या होती है, प्रेग्नेंट में प्रेजेंट होता है ईस्ट्रोजन इन हाई अमाउंट, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन जो है वो हाइपरट्रॉफी कराता है। हाइपरट्रॉफी यानी कि सेल का साइज़ बढ़ा देना, नंबर से ज़्यादा वो साइज़ बढ़ा देता है, उसका नंबर नहीं बढ़ाएगा, साइज़ बढ़ाएगा। क्योंकि अगर नंबर बढ़ा दिया तो वो तो कैंसर वाली कंडीशंस में होता है ना कि नंबर ग्रोथ बढ़ गई, तो ये क्या करता है, साइज़ बढ़ा देता है, जो बाद में वापस नॉर्मल में आ जाता है, जिसकी वजह से नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस और प्रेग्नेंट यूट्रस जैसे होता है ना, प्रेग्नेंट यूट्रस वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंथ है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, तो 22 सेंटीमीटर बढ़ जाती है लेंथ, और विड्थ 5 टाइम्स बढ़ती है तो 12 सेंटीमीटर हो जाती है। वहीं वेट हमारा जो
नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ का होता है वो 60 ग्राम होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ का 1000 से 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 से 1100 ग्राम होता है। वॉल्यूम होता है 5 to 10 ml इन नॉन प्रेग्नेंट एंड 5000 to 10,000 ml इन प्रेग्नेंट वुमेन। शेप जो होती है, शेप ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट की शेप तो हमने अभी देख ली पायरीफॉर्म, बट बेबी तो ऐसे नहीं रह सकता है ना फुल टाइम पायरीफॉर्म में, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्शन, तो शेप जो है वो यूट्रस की वो चेंज होती रहती है इन प्रेगनेंसी। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, GPS से ऐसे 12 वीक्स पे जो यूट्रस है वो ग्लोबुलर हो जाता है, 28 वीक्स पे पायरीफॉर्म हो जाता है, यानी बच्चे की वजन से वो आगे की तरफ झुक जाता है, और एट टर्म वो पूरा स्फेरिकल हो जाता है, क्योंकि बेबी बड़ा हो गया है, वो पूरे यूट्रस में फैल चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो भी अलग अलग होता है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में। नॉन प्रेग्नेंट में ब्लड फ्लो जो होता है वो होता है 50 to 100 ml पर मिनट। अब ये 50 to 100 ml अगर हो रहा है तो ये आधा आधा बढ़ जाता है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में, यानी कि 50 ml तो गया मायोमेट्रियम में और 50 ml गया एंडोमेट्रियम में। पर प्रेगनेंसी के टाइम मेनली जो वॉल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है एंडोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम तो 50% में 50 ml में काम कर ही रही है, पर प्रेग्नेंट में ब्लड सप्लाई होती है 500 to 750 ml पर मिनट, जो कि रिजल्ट करती है कि 50 ml में तो मायोमेट्रियम नॉन प्रेग्नेंट में भी काम कर रही थी, तो यहाँ पे भी काम करेगी, बट एंडोमेट्रियम को और ब्लड सप्लाई चाहिए, क्योंकि बेबी के लिए भी ब्लड सप्लाई जानी होती है, तो 450 ml यानी 90% ऑफ ब्लड सप्लाई जो लेती है वो लेती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट इज इस्थमस। इस्थमस क्या है? यूट्रस का नीचे वाला पार्ट है इस्थमस, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब वाला इस्थमस नहीं है, दूसरा इस्थमस है, ठीक है। इसमें से हमारे इंटरनल ओएस निकलते हैं, ठीक है। इंटरनल ओएस भी दो तरीके के हमें बताए गए हैं, एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस। जो इस्थमस होता है नॉन प्रेग्नेंट का वो 0.5 सेंटीमीटर का होता है, और सर्विक्स जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की थी। बट इन प्रेग्नेंट जो इस्थमस होता है ये एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल यानी कि फंक्शनल वाला इंटरनल ओएस जो है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, नॉन प्रेग्नेंट का एनाटॉमिकल इंटरनल ओएस ये रहा, और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस भी उसके पास है, और इनकी लेंथ कितनी हो जाती है 0.5 सेंटीमीटर। बट प्रेग्नेंट में क्या होता है, एनाटॉमिकल तो अपनी जगह पे रहता है, बट हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस खिंच के नीचे की तरफ आ जाता है, जो इसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर कर देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेस मेकर ऑफ यूट्रस। पेस मेकर यानी कि यूट्रस को जो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आ रहे हैं, यूट्रस जो काम कर रहा है वो कौन करा रहा है। जैसे हार्ट का पेस मेकर होता है, आप बताइएगा हार्ट का पेस मेकर कौन सा क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं यहाँ पे आपको यूट्रस का बताती हूँ। पेस मेकर ऑफ यूट्रस नोन एज ट्यूबर ओस्टिया, ठीक है। इसका नाम होता है ट्यूबर ओस्टिया, बट ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस एक प्लेस है जहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब जहाँ ओपन हो रही होती है और यूट्रस उससे मिल रहा होता है, उस पार्ट को बोलते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, जहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्यूबुल ओस्टिया, जो कि कहलाता है पेसमेकर ऑफ यूट्रस। मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा दूँ, जैसे कि ये जगह है, ये पार्ट कहलाएगा कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, स्क्वैमस कोलुमनार जंक्शन, यानी कि यहाँ पे दोनों टाइप के सेल्स जो हैं वो मिलते हैं, स्क्वैमस सेल्स और कोलुमनार सेल्स दोनों जो मिलते हैं और क्या बनाते हैं, स्क्वैमो कोलुमनार जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ओएस। इंटरनल ओएस हमने पढ़ लिया, कहाँ पे प्रेजेंट था, बताइए कहाँ पे प्रेजेंट था, इस्थमस पे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ यूट्रस, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगर होती है। लेंथ ऑफ सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने पहले आपको बताई दी है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। टोटल लेंथ इसकी जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 नहीं बल्कि 5 पार्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग में इसका आता है इंटरस्टिशियल, जो कि होता है 1.25 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है इस्थमस, जो कि होता है 2.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद आता है एम्पुला, जो कि होता है 5 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है इन्फंडिबुलम, जो कि होता है 1.25 सेंटीमीटर का। उसके बाद आते हैं फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो फिम्ब्रिए सबसे लंबा होता है और ओवेरी को टच करता है उसे बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिए, और जो ओवेरी को टच नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन ओवेरियन फिम्ब्रिए।
क्लियर। उसके बाद आता है एम्पुला। एम्पुला जो है वो वाइडेस्ट भी होता है और लॉन्गेस्ट भी होता है, यानी कि सबसे चौड़ा और सबसे लंबा जो जाता है वो जाता है एम्पुला। और इंटरस्टिशियल जो होता है वो सबसे शॉर्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो है ये जर्म लेयर क्या है इसकी, मीजोडर्म है, सेम एज यूट्रस। और एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी इसका सेम है एज यूट्रस, मुलेरियन डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूकोजल लेयर। ये म्यूकोजल लेयर इसकी पढ़ना हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें लिखी है। जो म्यूकोजल लेयर है फैलोपियन ट्यूब की वो 3 टाइप की हैं, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड और पैक सेल्स। सिलिएटेड यानी कि यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे बट यहाँ पे नो सिक्रीशन प्रेजेंट। सिलिएटेड सेल्स क्या करते हैं, वो ओवम को जो आता है रिलीज होकर उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है, नॉन सिलिएटेड सेल्स। अब नॉन सिलिएटेड सेल्स हैं तो ये सिक्रेटरी सेल्स होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो सिक्रेटरी सेल्स नॉन सिलिएटेड सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पैक सेल्स। पैक सेल्स का अभी तक कोई फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है बट बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पैक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो पैक सेल्स हम लोग मोस्टली, पता नहीं, पैक सुन के मेरे दिमाग में तो हमेशा स्टमक आता है बट स्टमक नहीं, ये फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है, सल्फिंजोग्राफी कहा जाता है या सल्फिंगोग्राफी कहा जाता है। अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो सल्फिंजाइटिस कहा जाता है, यानी कि सल्फिंग वर्ड जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो कि है ओवरी। ओवरी की जर्म लेयर है मीजोडर्म, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है गोनेडल रिच, मेजरमेंट है इसकी 3:2:1। ठीक है, वेट होता है इसका 4 to 9 ग्राम। शेप होती है आलमंड शेप और ये इसका स्ट्रक्चर होता है आलमंड शेप का होता है। इसके सबसे ऊपर जो होती है जर्मिनल एपिथेलियल प्रेजेंट होती है, बीच में मेडुला, बाहर कॉर्टेक्स। ये तो सबको ही पता है हर चीज़ का, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। मेडुला में हमारी ब्लड लिम्फ नर्व सप्लाईज प्रेजेंट होती है और कॉर्टेक्स में हमारा फॉलिकल और फंक्शनल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप मुझसे ये नोट्स इन कॉपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्रेस्ट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी। ऐसे ही मैं ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू चैनल है। थैंक यू वेरी मच।